साथियों, पिछले वीडियो में हमने जनवादी केंद्रीयता की थ्योरी क्या है उसको समझाया। तो यदि आपने वो वीडियो ना सुना हो तो उसको जरूर सुन लें। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कम्युनिस्ट जो है, अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, उसके अंदर अनुशासन के रूप में क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं साथियों। एक कम्युनिस्ट होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि वो ईमानदार हो, हर स्तर पर उसकी ईमानदारी दिखनी चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में नहीं जाना है, किसी भी काम को ईमानदारी से करना है, झूठ नहीं बोलना है, बेवकूफ़ नहीं बनाना है। ये सब चीज़ें इस ईमानदारी के छतरी के अंदर हैं। सच को सच कहना है, गलत को गलत कहना है, सत्य की खोज की तरफ हमको जाना है। तो ईमानदारी का छतरी काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमको इन सारे तत्वों पे, सारे चीज़ों पे खरा उतरना है। इसको हम कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। तो पहला शर्त है कम्युनिस्ट होने का, उसको ईमानदार होना। दूसरा शर्त है जो मैंने आपको विचारधारा में समझाया, सामूहिकता। व्यक्ति को व्यक्तिवादी नहीं होना है, क्योंकि विचारधारा हमको सामूहिकता सिखाती है। हर स्तर पर हमको सामूहिकता का विचार हमारे मन में होना चाहिए। हर खुशी को हमको सामूहिकता के साथ मनाना चाहिए। हर कष्ट में भी हमको सामूहिकता से उस कष्ट को सहन करना चाहिए। किसी भी तरीके के फैसले को लेने के लिए हमको कमेटी की जो सामूहिकता का सिद्धांत है उसको हमको पालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तरीके से अपने मन से कोई आदेश पेल दे, या अपने मन से, जैसे कोई अध्यक्ष महासचिव हैं, दोनों ने बैठ के तय कर लिया कि ऐसा सबको करना है, ये ठीक नहीं है। अगर कुछ भी करना है, आपको कोई आंदोलन करना है, कोई फैसला करना है, तो सबका मीटिंग बुलाइए, सबके सामने अपना मुद्दा रखिए, सबसे चर्चा करिए, चर्चा करके सामूहिक रूप से फैसला लीजिए। उस मुद्दे के बारे में यदि किसी की समझ ठीक नहीं है तो उनको सिद्धांतिक तरीके से उनको समझाइए। ये हमको ध्यान रखना, ये सामूहिकता है। जैसे विचारधारा में हमको क्या पढ़ाया गया कि हम सामूहिक तरीके से धन पैदा करते हैं, तो सामूहिक तरीके से हमको उपभोग करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का उसके ऊपर कब्जा नहीं होना चाहिए। वहीं पे पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी जनतंत्र क्या कहता है कि आपको केवल अपना सोचना, वो सेल्फिश बनाता है। तुमको खुद नेता बन के रहना, बाकी का नहीं सोचना है, तुमको अपना सोचना, व्यक्ति का सोचना है। ये पूंजीवादी जनतंत्र सिखाता है। मगर ये समाजवादी जो जनतंत्र है वो सामूहिकता की बात सिखाता है। ये हमको इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसलिए हमको सामूहिकता का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से समझना है। यदि समझ में नहीं आ रहा है, वो हर जगह सामूहिकता से ही फैसला करना है, निर्णय करना है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तीसरा साथियों, ये कम्युनिस्ट के लिए जरूरी है कि वो निरंतर ज्ञान अर्जित करे, निरंतर अपने आप को अपडेट रखे। हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए, हर परिस्थिति की समझ उसको होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए निरंतर हमको अध्ययन करना पड़ेगा। निरंतर हमको अपनी समझ बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ना पड़ेंगी। हमने जैसे ये वीडियो बनाए हैं विचारधारा के, तो आप हमारे चैनल के दर्शन सीरीज के भी वीडियो सुन सकते हैं, जिसके अंदर सारी विचारधारा की समझ को हमने समझाया है। किताबें भी पढ़ सकते हैं। अभी हमने किताब लिखी है राजनीति के ऊपर, और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ सकते हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आदत में यह हिस्सा बनाना है कि हमको पढ़ना है और रोजाना हमको ज्ञान अर्जित करना है। हमको समाज के सामने एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है। आपका व्यक्तित्व इस तरीके से होना चाहिए कि समाज जो है वो आपको एक अच्छा व्यक्ति के रूप में आपको स्वीकार करे, आपका एक अच्छे चरित्र के रूप में स्वीकार करे। जहां किसी को संकट हो तो लोग आपको याद करें, जहां कोई वैचारिक बहस हो वहां आपको बुलाया जाए। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आपका व्यक्तित्व समाज के अंदर स्थापित होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि हमको
ज्ञान को अर्जित करना है निरंतर, क्योंकि हमको मार्क्स ने सिखाया है कि जो परिवर्तन का नियम है, जो प्रकृति का परिवर्तन का नियम है, वो परिवर्तनशील है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं, हर चीज बदलती है। इसलिए जैसे मार्क्स ने हमको क्या समझाया, उत्पादन के औजारों का विकास जो होता है, निरंतर विकास होता है। जैसा ही उत्पादन के औजारों का विकास होता है, उसी तरीके से समाज के अंदर भी परिवर्तन आता है, समाज के काम करने के तरीकों में भी परिवर्तन आता है। इसलिए हमको, एक कम्युनिस्ट को, इस परिवर्तनों को स्वीकार करने का क्षमता होना चाहिए, इन परिवर्तनों को स्वीकार करने का समझ होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको निरंतर ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा कि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये बहुत ही, जैसे हम वैचारिक केंद्रिता की जो बात करते हैं, उसके अंदर भी हमको भौतिकवादी दर्शन क्या है, भौतिकवादी दर्शन का इतिहास क्या है, ये मार्क्स का जो है दार्शनिक भौतिकवाद क्या है, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद की थ्योरियां क्या है, भौतिकवादी दर्शन की जीवन जीने की पद्धति क्या है, ये कम्युनिज्म का सिद्धांत क्या है, ये सब चीज़ों का समझ, सब चीज़ों का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। ये पूंजीवादी जनतंत्र क्या है, पूंजीवादी आर्थिक नीतियां क्या हैं, सभी मुद्दों पे आपका चिंतन और वैचारिक समझ बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। इस चीज का हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और ये हर कम्युनिस्ट का कर्तव्य है, हर कम्युनिस्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि इस काम को सही तरीके से करें। और आज की तारीख में बहुत ही चिंता की बात है, सारी कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर की चिंता की बात है कि चिंतन करने का, जो पढ़ने लिखने का जो हमारा समझ है, वो कोई भी साथी नहीं करना चाहता है। हमारे साथी किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, वैचारिक बहस नहीं करना चाहते हैं, वैचारिक स्पष्टता नहीं लाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा कमजोरी है। यदि हम इस कमजोरी को सही नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि हम कभी भी क्रांति नहीं कर सकते, कभी भी मजदूर, किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित जनता की मुक्ति का जो आंदोलन है उसको सफल नहीं बना सकते जब तक हम अपने अंदर वैचारिक चेतना, सिद्धांतिक चेतना, सारी चेतनाओं का समझ अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर पैदा नहीं करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, जिसको ध्यान रखना है। मैं इतना ही अब कह दिया, मेरे को लग रहा मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये हर कम्युनिस्ट का प्राथमिक दायित्व है। जो इसको नहीं कर रहा है वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो कम्युनिस्ट नहीं बन सकता। आप एक साधारण कार्यकर्ता बने रहोगे, कम्युनिस्ट नहीं बन सकते। आपका समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता। ये चीजें हमको ध्यान रखना है। और इस तरीके से इसका जो बहुत ही दुखद पक्ष है, जो आज की तारीख में बड़ी संख्या में नेतृत्वकारी साथी ऐसे हैं जो इस परिवर्तन के नियम को स्वीकार नहीं करते। नेतृत्व में हैं, वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है आज की तारीख में कम्युनिस्टों के लिए। जैसे अभी का जो विकास है, मैं केवल मोबाइल आया उसके पहले की परिस्थिति और मोबाइल आने के बाद, इंटरनेट की सुविधा आने के बाद, उसके बाद की परिस्थिति 2000 से लेके 2021 तक, यानी ये 21 साल, और 2000 के पहले का जो काम करने का तरीका है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। और 2000 के पहले के जो कॉमरेड्स हैं और जो बहुत सारे बुजुर्ग कॉमरेड्स हैं, जो अपने अंदर इस बदले हुए बदलाव को, जो ये 20 सालों में हुआ टेक्निकल बदलाव, टेक्नोलॉजी का बदलाव, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने कार्य पद्धतियों के अंदर परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्टेट कमेटियां आज भी हैं सभी वामपंथी दलों के अंदर, जिन्होंने अभी तक सोशल मीडिया का विधिवत कमेटी का गठन नहीं किया। सोशल मीडिया पर सक्रिय टीम नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति वैचारिक रूप से ना के बराबर है। जब उनको इसकी बात करते तो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। बहुत सारे लीडरशिप के बड़े नेतृत्व के लोग हैं जो इस काम को बचने के लिए कहते, अरे ये तो बहुत बेकार काम है भाई, ये बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसको दूर रखो, इससे कुछ नहीं हो सकता है, इससे गड़बड़ियां ज्यादा होती हैं, इस तरीके से उसको नकारते हैं। ये साथियों गलत है। मार्क्स का दर्शन हमको परिवर्तन का नियम समझाता है। किसी भी तरीके के परिवर्तन को स्वीकार करना एक कम्युनिस्ट की प्राथमिक चेतना है। जो भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो इस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी वैचारिक कमजोरी है जिसको सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को बहुत ही जल्दी नेतृत्व के लोगों को सही करने का जरूरत है। नहीं तो हम यूथ को, जो आज का नौजवान है, उसको अपने साथ खड़ा नहीं कर पाएंगे, उसको हम अपने साथ जोड़ नहीं पाएंगे। ये सब चीजों को समझना है। तो मैं वहीं आ जाता हूं कि सबसे प्रमुख सवाल क्या है? हमारा चिंतन, हमारा वैचारिक समझ, हमारा सांगठनिक समझ, ये सारा चीज हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। और जो ऊपर की कमेटियां हैं उनका जिम्मेदारी है कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक के लोगों को तो वैचारिक रूप से सब तरीके से उनका प्रशिक्षण करके उनको तैयार करना चाहिए। ये हमारे लिए प्राथमिक लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य नहीं, प्राथमिक लक्ष्य है, जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखने का जरूरत है। अब इसके आगे का सवाल है साथियों कि जो संगठनों के अंदर गुटबाजी होती है, ये गुटबाजी क्यों होती है? ये गुटबाजी इसलिए होती है कि उनकी वैचारिक समझ की कमी है। जहां भी कमेटियों के अंदर सांगठनिक सवाल खड़े होते हैं, उसका अर्थ है कि जो ऊपर का नेतृत्व है उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है। उसने जो कैडर से, जो कमेटी के लोग हैं, उनको सही तरीके का प्रशिक्षण नहीं दिया है। उनके अंदर वैचारिक चेतना, सांगठनिक चेतना, जैसे जनवादी केंद्रीयता का सिद्धांत है, जो भी थ्योरियां हैं, उनका प्रशिक्षण उन साथियों को नहीं दिया है। ये पहला बात है। और दूसरा बात यह है कि जो भी साथी गुटबाजी में शामिल हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, उनको अपनी चेतना को बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। उस समझ के आधार पर उन साथियों को रास्ता दिखाना चाहिए। जैसे किसी कमेटी में कोई सिद्धांतिक लड़ाई है, ट्रेड यूनियन के अंदर, ट्रेड यूनियन के अंदर कोई विवाद है, तो ट्रेड यूनियन का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है, हमको उसको पढ़ाना चाहिए, उनको उसका प्रशिक्षण देना चाहिए और फिर उनको कहना चाहिए कि इसके आधार पे अपने आप को ढालो, इसके आधार पे अपने आप को सब लोग करेक्ट करो। जो साथी ये कहता है कि ये इसके आधार पे मैं करेक्ट नहीं कर सकता, फिर उसको वैचारिक चेतना सब तरीके से उसको शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसके बाद भी यदि कोई साथी ये कहता कि मैं इसको नहीं मान सकता, तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको संगठन से, उस कमेटी से बाहर करो। ये हमको पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी समझ के साथ ये स्टेप उठाने चाहिए। क्योंकि विचारधारा के रूप में यदि आपकी चिंतन एक है, चिंतन में एक रूपता है, चिंतन के बारे में आपका जो लक्ष्य है वो एक जैसा है, तो फिर गुटबाजी क्यों? गुटबाजी हो ही नहीं सकती। जिस संगठन के अंदर गुटबाजी है उसका अर्थ है कि उनके अंदर वैचारिक जो चेतना है उसकी कमी है। पहले संगठन का चर्चा करने के पहले जरूरी है कि उन सबका वैचारिक प्रशिक्षण कराया जाए, सांगठनिक वैचारिक प्रशिक्षण कराया जाए, तो वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों, जो संगठनों के अंदर काम करने की पद्धति है, इसके अंदर गुटबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको खुद की भी चेतना बढ़ानी है। गुटबाजी करने का मतलब है कि हम कम्युनिस्ट नहीं हैं, हमने कम्युनिस्ट विचारधारा को, कम्युनिस्ट के लक्ष्य को, इसको नहीं समझा है। हमारा जो मुक्ति का लड़ाई है, इसको नहीं समझा है, इसलिए हम गुटबाजी कर रहे हैं। एक बात इसी के साथ मैं और जोड़ देता हूं, नेतृत्व के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, सारी कम्युनिस्ट पार्टियों में है।
कि जहां सांगठनिक सवाल उठते हैं वो अपने उनके जो समझ के लोग होते हैं या उनके हिसाब से जो उनको अच्छे लगते हैं उनको संरक्षण देते हैं, और उसके बाद से फिर पूरे सवाल को टालते हैं। वो लंबा टालेंगे, बात नहीं करेंगे, सांगठनिक चर्चा नहीं करेंगे, सांगठनिक विचारधारा की चर्चा नहीं करेंगे, विचारधारा की क्लासेस नहीं करेंगे, टालेंगे। 1 साल टालेंगे, 2 साल टालेंगे, 3 साल टालेंगे। इसका अर्थ क्या है कि आप उस संगठन को स्वतः नष्ट करने का काम कर रहे हो, स्वतः नष्ट करने का काम कर रहे हो। और उस समय एक बड़ी बुरी चीज होती है कि जो व्यक्ति सही होता है, जो कुछ करना चाहता है, जो एक्टिव होता है, वो उस सर्कल से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो झगड़ता है, वो सवाल उठाता है, वो आपसे बहस करता है, आपके साथ झगड़ा करता है, तो आपको बुरा लगता है। उसी को टारगेट करते हैं, टारगेट करके उसको मजबूर कर देते हैं, उसको भगा देते हैं। और जो गलत होता है वो चुपचाप देखता है, बैठता है और आपकी जय जय करता है, वाह करता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप उसको स्थापित करने की भी कोशिश करते हैं। और बाद में एक अच्छा व्यक्ति आपके हाथ से चला जाता है और जो गलत व्यक्ति है उसको आप स्थापित कर देते हो, जिसकी वैचारिक समझ गलत है। और जब आप ऐसा करते तो आप समझ लीजिए कि उस इकाई में, उस संगठन में आपका संगठन मजबूत कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसको गांठ बांध लो, कभी नहीं होगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल कभी नहीं होगा, जब तक उस संगठन के अंदर वैचारिक तरीके से, सिद्धांतिक तरीके से आप लोगों को समझाओगे नहीं और निष्पक्ष तरीके से इनको लागू करने के लिए कमेटियों में चर्चा नहीं करवाओगे, जब तक ये नहीं हो सकता। इसलिए नेतृत्व का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, सिद्धांतिक रूप से, उसको ईमानदारी से संगठन के विचारों को, सिद्धांतों को लागू कराने का काम करना है, समझाने का काम करना है। ये संगठन के उच्च कमेटी के नेतृत्व करने वाले साथी का जिम्मेदारी है। जो ये जिम्मेदारी नहीं निभाएगा वो संगठन बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा जो साथी है वो भले ही उच्च कमेटी में बैठा है मगर वो कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, वो जनवादी केंद्रीयता के हिसाब से कम्युनिस्ट नहीं है, वो मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से कम्युनिस्ट नहीं है वो। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से समझना है और अपने अंदर सुधार करना है। एक चीज और है, गलत प्रैक्टिस है, इसी के साथ कवर कर देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो संगठनों के अंदर सवाल उठाते हैं। सवाल उठाने वाला व्यक्ति होता है जो हर तरीके के सवाल उठाता है, सांगठनिक सवाल उठाने भी उठाता है और नेताओं के काम करने के व्यक्तिगत सवाल भी उठाता है, नेतृत्व के जो कमियां उसको भी उठाता है। और जो सवाल उठाता है वो सबसे ज्यादा नेताओं के टारगेट में होता है। कोई भी नेता नहीं चाहता है कि मेरे बारे में किसी कमेटी में कोई सवाल उठाए, क्योंकि कमेटी में ऊंचे नेतृत्व वाला आदमी बैठा है। हर नेता ये चाहता है कि ये ऊपर के नेता के सामने मेरी तारीफ करे, मेरे गुणगान करे, मेरा मंगल गान करे। हर नेता ये चाहता है। ये उस नेता की समझ गलत है, सांगठनिक रूप से गलत है और वैचारिक रूप से भी गलत है। जो सही नेता है वो कोई भी व्यक्ति यदि सवाल उठाता है तो उसको गलत नहीं लेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिमाग में सवाल उठते हैं इसका मतलब है कि इसकी चेतना प्रखर है, इसके अंदर आग है, इसके अंदर कर गुजरने की कुछ शक्ति है जो इसके दिमाग के अंदर है। इसलिए ये बार बार सवाल उठाता है। यदि उस व्यक्ति को हम पॉजिटिव रूप में, सिद्धांतिक रूप से, सिद्धांतिक वैचारिक धाराओं में बांध करके उसके ब्रेन को, उसको दिमाग को कंट्रोल करके हम उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत ही ताकतवर कार्यकर्ता उसको बना सकते हैं। बहुत बड़ा नेतृत्व करेगा वो, संगठन को बहुत बड़ा विस्तार देगा ऐसा व्यक्ति। जिस व्यक्ति को हमारे
सारे वामपंथी संगठनों के अंदर बहुत ही नीचे टारगेट करके बाहर कर देते हैं। वो टारगेट करके बाहर करने का तरीका क्या है? उसको इग्नोर करो, उसकी बात को सुनना नहीं है, वो चिल्लाता रहेगा, सवाल उठाता रहेगा, बोलता रहेगा। क्यों कि साल की सदस्यता होती है। तो इसका दुरुपयोग कैसे करते हैं कि साल की सदस्यता में अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल तक सांगठनिक सवाल नहीं आप सॉल्व करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आदमी फर्स्टेड हो जाएगा। और ये फर्स्टेड प्लान करके फर्स्टेड करते हैं उसको। और उसने आपका फॉर्म नहीं भरा पार्टी का, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, तो फिर जो वो ऊपर बैठा नेता है उसको ये मिल गया कि ये पार्टी का सदस्य नहीं है। अब आपका जो सवाल उठा रहे हैं आप, ये सब खत्म हो जाता है। आप काम करना चाह रहे हैं, आप जिंदगी लगाना चाहते हैं, अब ये सब खत्म हो गया इशू। आप प्राथमिक सदस्य नहीं है पार्टी के, इसलिए आपका पार्टी के अंदर जनसंगठनों के अंदर कोई रोल नहीं हो सकता। ये सवाल शुरू करते हैं और उसको वहीं से मजबूर कर देते हैं कि वहां से भग जाए। एक और दिलचस्प बात होती है जिसको मैं इसी के साथ जोड़ देता हूं कि जब वो व्यक्ति किसी भी कमेटी में सवाल उठाता है तो जो ऊपर का नेतृत्व है वो ये बात नहीं करता है, ऊपर की जो कमेटी का कमजोरी है उसको मुद्दा नहीं बनाते हो। सब मिलके वो किसको मुद्दा बनाते हैं? ये बार बार बहस करता है, बार बार बकवास करता है, बार बार एक ही तरीके के सवाल उठाता है, इसको मुद्दा बनाएंगे। ये पार्टी का सदस्य नहीं है, इसलिए इसको पार्टी में जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। ये सब सवाल बनाएंगे, मगर ये सवाल नहीं बनेगा कि जो प्रभारी है, जो स्टेट कमेटी है, स्टेट का सेक्रेटरी है, इसने क्या किया। ये सवाल कहीं नहीं बनता। इन्होंने सांगठनिक चर्चा कराई क्या? वैचारिक कोई मीटिंग हुई क्या? उस कमेटी के अंदर कितनी मीटिंग हुई क्या? मीटिंग क्यों नहीं हुई? ये जिम्मेदारी किसकी थी? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ये मैं आपको प्रैक्टिकल कमी समझा रहा हूं, मगर उस व्यक्ति को टारगेट करके बाहर कर देंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हमने कहा था ना ये कम्युनिस्ट पार्टी लायक नहीं है। अपना पीठ खुद थपथपाएंगे। तब कि एक अच्छे कैडर को, एक कार्यकर्ता को मजबूर करके गलत समझ के कारण से उसको बाहर कर दिया। इस तरीके की प्रैक्टिसें भी कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर आज की तारीख में बड़ी तादाद में हो रही हैं। बड़े यूथ जो कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, वैसे नौजवानों को, वैसे लोगों को मूल जो धारा है उससे बाहर कर दिया जाता है। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है। ऐसा करने वाले लोग कम्युनिस्ट नहीं है। मैं उनको कम्युनिस्ट नहीं मानता, किसी भी तरीके से कम्युनिस्ट नहीं है। वो मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से, परिवर्तन के नियम के हिसाब से, जनवादी केंद्रीयता के नियम के हिसाब से किसी भी तरीके से वो कम्युनिस्ट नहीं है और नेतृत्व में भी रहने लायक नहीं है। ये बात भी हमको अच्छी तरीके से समझनी है। अब इतना ही काफ़ी है जो मैंने आपको गुटबाजी वाला रोल समझाया, उसके साथ से सांगठनिक जो समस्या हैं उनको भी मैंने आपके सामने रखा। इसलिए इन सारी चीज़ों को एक कम्युनिस्ट को ध्यान रखना है कि वैचारिक रूप से और सांगठनिक रूप से, चेतना के रूप से उसको परिपक्व होना बहुत ही जरूरी है। इस बात को अच्छी तरीके से हर स्तर पर ध्यान रखने का जरूरत है। इसी के साथ एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, ये हमेशा हमारा खुद का भी जिम्मेदारी है और ख़ास तौर से ये उच्च कमेटी का जिम्मेदारी है कि जो एक कैडर से कार्यकर्ता है उसके लक्ष्य में स्पष्टता होनी चाहिए। उसको अंदर इतने विचार डालने चाहिए कि जो लक्ष्य क्या है उसके बारे में उसकी समझ बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये समझ डालने का काम किसका है? उच्च कमेटी का है, ऊपर के नेतृत्व का है कि जो उसका जो कैडर का कार्यकर्ता है उसके दिमाग के अंदर वो सही तरीके की, साफ तरीके की एक स्पष्ट समझ डाले। क्योंकि उसके दिमाग में जब तक स्पष्ट समझ नहीं होगी तब तक वो पूरी ताकत के साथ आपके साथ काम नहीं कर पाएगा। जब स्पष्ट समझ होगी और उस समझ के साथ वो खुद सहमत होगा, ये भी जरूरी है।
उसको वैचारिक रूप से उसको खुद को भी सहमत होना है उस समझ के साथ, तब वो ताकतवर तरीके से काम करेगा। यदि आप उसको जबरन कोई चीजें थोपोगे तो वो हां बोलेगा। जैसे कि कोई स्टेट कमेटी सदस्य है, वो स्टेट कमेटी सदस्य रहेगा, आपकी मीटिंग में नहीं आएगा और आपको एक वाजिब कारण बताएगा ताकि आप कुछ कर नहीं सकते हो। और इस तरीके से सारी वामपंथी दलों में जो स्टेट कमेटी मेंबर हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, जिला कमेटी मेंबर्स हैं, बड़ी संख्या में निष्क्रिय लोग हैं। कमेटियों के अंदर निष्क्रिय लोग हैं। जो निष्क्रिय लोग हैं वो निष्क्रिय नहीं है, समझ लीजिए। वो वैचारिक तरीके से परिपक्व नहीं है, उनके अंदर वैचारिक चेतना पूरी तरीके से नहीं डाली गई। वो जो नेतृत्व कर रहा है उसकी बहुत सारी चीज़ों से वो असहमत हैं, मगर वो चुप हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये भी एक कमी है, इसको भी समझना है। इसलिए पूरी ताकतवर तरीके से सामूहिकता नहीं बनती। इसलिए कोई भी आंदोलन मूवमेंट्स दोगे तो ताकतवर तरीके से वो लागू नहीं होता। इसको भी हमको ध्यान रखने का जरूरत है। इसलिए कमेटियों के अंदर यदि उपस्थिति पूरी नहीं है, इसका मतलब है कि वैचारिक समझ की कमी है। उनका ट्रेनिंग देने का जरूरत है, उनको समझाने का जरूरत है, उनके सवाल सुनने का जरूरत है, उनकी समझ में क्या गड़बड़ है इसको समझने का जरूरत है, और उसके बाद से उनकी चेतना को परिपक्व करके उनको फिर आगे काम पे उतारने का जरूरत है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर 100 लोगों की स्टेट कमेटी है, इस तरीके से हम यदि काम करेंगे तो उसकी उपस्थिति आपकी कितनी होगी? 100 की जगह कम से कम 80 लोग हर स्टेट कमेटी बैठक में उपस्थित होंगे। वो 80 लोग वो सक्रिय तरीके से काम करेंगे तो आपका मूवमेंट्स दुगना तिगना चौगुना ताकत से जनता के बीच में जाएगा। यदि आपकी स्टेट कमेटी में 80 लोग हैं, 100 लोग हैं और 100 लोगों के में 50 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, 40 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो नेतृत्व है उसका ये कमी है, कमजोरी है, जिसको उसको आत्मालोचना करना चाहिए। और उपस्थिति ताकत से नहीं, डरा धमका के नहीं, कमेटी से निकाल दूंगा, अगली बार नहीं आए तो शोकास लेटर दे देंगे, कारण बताओ नोटिस जारी कर देंगे, ये सब करने का जरूरत नहीं है। उनका वैचारिक चेतना को समझना है, वैचारिक चेतना उनके दिमाग में डालनी है, उनके जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पे उनको संतुष्ट करना है, वैचारिक रूप से सिद्धांतिक रूप से उनको समझाना है। जैसे ही वो समझ जाएंगे वो स्वतः आने लगेंगे। यही सवाल उपस्थिति पे है, यही सवाल काम करने के ऊपर है, यही सवाल पैसे के ऊपर है, सब जगह यही सवाल है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना और हमको ध्यान रखना है। ये साथी कुछ सांगठनिक सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे, इतना काफ़ी है। मुझे लग रहा है कि इतना चीज़ अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में एक कम्युनिस्ट के अंदर क्या गुण होना चाहिए व्यक्ति के रूप में, जैसे मैंने ईमानदारी बता दी, सामूहिकता बता दी, वो सब भी इसके साथ जुड़ेगा। बाकी इसमें अगला जो एक सवाल है जो इसमें जोड़ना चाहता हूँ, महिलाओं के प्रति हमारा नज़रिया क्या है। महिलाओं को हम क्या इस्तेमाल करने की वस्तु समझते हैं, या महिलाओं के बारे में हम सम्मान का हमारा भाव क्या है। कोई भी कम्युनिस्ट होगा तो महिलाओं का इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, उनका कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। ये अच्छी तरीके से समझ, महिलाओं का रिस्पेक्ट करना, जो महिलाएं हमारे संगठनों में आ रही उनका सम्मान का, उनका इज्जत का रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। ये भाव एक कम्युनिस्ट के अंदर होना चाहिए। कोई भी बहू बेटी, कोई भी व्यक्ति आपको आपके ऊपर इतना विश्वास हो उसको को ये बोल दे कि हमारी पत्नी को तुम आंदोलन में ले जाओ, सम्मेलनों में ले जाओ, हमारी बच्ची को आप कार्यक्रमों में ले जाओ, हमारी बच्ची को जाने का परमिशन दे वो आपके साथ, इतना विश्वास आपका होना चाहिए। ये विश्वास कहाँ से पैदा होगा? आपके व्यवहार से, आपकी चेतना से। महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार कैसा है? यदि आपका व्यवहार सकारात्मक है तो आपको ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा। ये कम्युनिस्ट को अपने गुण में डालना बहुत ही जरूरी है और इसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखने का जरूरत है।
दूसरा साथियों एक बात है, वो है नशा। नशा के बारे में हमको बहुत ही खुल के चर्चा करना चाहिए। खास तौर से कुछ लोग शराब का नशा करते हैं। शराब का नशा जो भी करते हैं वो एक अच्छे कम्युनिस्ट नहीं बन सकते। बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं जो नशे के आदी हैं। यदि आप नशे को नहीं छोड़ सकते तो आप एक अच्छे कम्युनिस्ट नहीं बन सकते। जो भी अच्छा कम्युनिस्ट होगा वो उसके अंदर इतना विल पावर होगा कि चाहे आप उससे जो करा लो, आप उसको बोल दो कि आपको ये चीज छोड़नी है तो छोड़ देगा वो। शराब का नशा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई कॉमरेड से कोई कम्युनिस्ट है जो नशे का आदी है तो उससे हम यही अपील करेंगे कि उसको नशा छोड़ देना चाहिए, नशा छोड़ देना चाहिए। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। उसके अलावा बहुत सारे कॉमरेड्स ऐसे हैं जो सिगरेट बहुत पीते हैं। सिगरेट के नशे से वैसी दिक्कत नहीं है, मगर हम एज ए कम्युनिस्ट जब हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर पर कंट्रोल है, हम अपना जान भी दे सकते हैं, हम किसी भी तरीके के कष्ट को सहन कर सकते हैं, हम हर तरीके के कष्ट को सहन करने को तैयार हैं, तो क्या हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते? ये सवाल है। या सिगरेट कम कर दें हम। कई लोग ऐसे हैं जो सिगरेट, इतनी ज़्यादा सिगरेट के कई लोग इरिटेट होने लगते हैं। वो एक चीज़ और ध्यान रखना, जहाँ महिलाएं हो वहाँ सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बुरी सिगरेट। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना। जिस मीटिंग में महिलाएं हैं वहाँ कोई भी कॉमरेड हो उसको ध्यान रखना है कि बुरी सिगरेट नहीं पीना है। आप कितने भी अच्छे कम्युनिस्ट हैं और महिलाएं मीटिंग में हैं, जो पहली बार भी महिलाएं अगर आई हैं आपकी सभा में मीटिंग में और आप 4 बार सिगरेट फूंकोगे वहाँ, वो धुआं उड़ेगा उस वहाँ पर, तो वो अगली बार से आपकी मीटिंग में कभी नहीं आएंगी महिलाएं। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। हम अपना कुर्बानी देने वाले लोग हैं, तो हम क्या सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं? हम गुटखा नहीं छोड़ सकते हैं? ये साथियों बहुत बड़ा सवाल है। यदि हमारे अंदर शक्ति है तो हम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। करके देखें, आप अपनी खुद की भी पहचान करके देखें आप कितने गहरे कम्युनिस्ट हैं। यदि हमारे अंदर ये विल पावर है कि हम ये गलत आदत को छोड़ना है तो हम छोड़ देंगे, ये विल पावर है कि नहीं है, ये हमको करके देखना चाहिए। तो नशे वाला पार्ट है जो मैंने बोला, इस चीज़ें हमको साथी ध्यान रखना है। हर कार्यक्रम में हमको ध्यान रखने का जरूरत है। जितना बदल सकता है उतना हमको बदलना चाहिए। ये मेरा सब लोगों से अपील है।